ये मिस्र के पुराने जमाने की बात है। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था जो अक्लमंद और रियाया का हमदर्द था। उसकी एक खास आदत थी कि वो अक्सर अपने वजीर के साथ आम लिबास में शहर का गुश्त करता ताकि अपनी रियाया के असल हालात जान सके। वो चाहता था कि अवाम के दुख दर्द से वाकिफ रहे और जान सके कि लोग किस तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो इस बात पर यकीन रखता था कि एक अच्छा हुक्मरान वही होता है जो अपनी राया के दिलों में जगह बनाए, न कि उन्हें सिर्फ अपनी अजमत से मरऊब करे। एक रात बादशाह अपने वजीर के साथ शहर की गलियों में निकला। वो तंग और गुंजान आबादी वाले इलाकों में जा पहुंचा जहां आम लोग बसते थे। वो देखना चाहता था कि गुर्बत के मारे लोग किस तरह अपने दिन और रात गुजारते हैं। बादशाह और वजीर एक सुनसान गली में पहुंचे जहां दोनों अतराफ में पुराने और बुसीदा मकानात थे। उन घरों की खिड़कियां लकड़ी की थीं और दरवाजे वक्त के साथ साथ कमजोर हो चुके थे। गली की निकड़ पर पहुंचकर बादशाह को एक मकान से औरतों की आवाजें सुनाई दें। वो ठहर गया और दरवाजे के दर्ज से अंदर झांका। अंदर 3 नौजवान बहनें बैठी हुई चरखा काट रही थी। रात का वक्त था, लेकिन उनके चेहरे से नींद के आसार नहीं थे। गौया वो जिंदगी के कठिन रास्ते से खूब आशना थी। उनके कपड़े पुराने मगर साफ सुथरे थे और उनके चेहरों पर मशक्कत की झलक वाज़ेह थी। वो आपस में बातें कर रही थी और मुस्तकबल के ख्वाब बन रही थी। बड़ी बहन ने चरखा चलाते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, काश मैं किसी नान बाई से ब्याह कर लूं ताकि मुझे हर रोज नर्म और गर्म रोटी खाने को मिले और इस मशक्कत की जिंदगी से निजात पा जाऊं। रोटी की फिक्र ना हो तो जिंदगी कुछ आसान हो जाएगी। दरमियानी बहन, जो कुछ ज्यादा संजीदा थी, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, नान बाई की रोटी तो ठीक है, लेकिन अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाह के बावर्ची से शादी करूं ताकि हर रोज बेहतरीन खाने खा सकूं। सिर्फ रोटी ही नहीं, गोश्त, मिठाइयां और तरह तरह के शाही पिकवान भी खाने को मिले। फिर ये चरखा काटने की मशक्कत भी नहीं होगी। सबसे छोटी बहन, जो नहायत ज़हीन और शौक मिजाज थी, मुस्कुराकर बोली, जब तुम दोनों ख्याली पलाव ही पका रही हो तो मैं भी कुछ कह लूं। मैं बादशाह से शादी करना चाहती हूं ताकि पूरा मुल्क मुझे मलका कहे। मैं शाही महल में रहूं, दुनिया मेरे इशारों पर चले और मैं हर आरजू पूरी कर सकूं। ये कहकर वो हंसने लगी, जैसे उसे खुद भी अपनी बात का यकीन ना हो। लेकिन ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, वो हकीकत से कितने ही दूर क्यों ना हों, इंसान की सोच उन्हें हकीकत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। बादशाह, जो ये सब कुछ सुन रहा था, उसके चेहरे पर एक प्रासरार मुस्कुराहट उभरी। वो हैरान हुआ कि कैसे आम सी लड़कियां भी ख्वाब देखने में बादशाहों से कम नहीं होते। उसने वजीर की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, उस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों को दरबार में बुलाया जाए। मैं देखना चाहता हूं कि किस्मत के ये 3 ख्वाब किस हद तक हकीकत बन सकते हैं। ये कहकर बादशाह और वजीर आगे बढ़ गए। बादशाह की आंखों में एक चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले की तैयारी कर रहा हो। शहर का गश्त मुकम्मल करके बादशाह महल वापस चला गया, लेकिन इस रात वो काफी देर तक सोचता रहा, क्या वाकई इंसान की किस्मत महज अल्फाज में छिपी ख्वाहिशात से बदल सकती है, या किस्मत किसी और हकीकत का नाम है। सुबह का उजाला फैलते ही महल के दरवाजे पर हलचल मच गई। शाही सिपाही एक छोटे से महल्ले की तरफ रवाना हुए जहां 3 बहनों का मकान था। उनके दिलों में हैरानी थी कि बादशाह ने उन आम सी लड़कियों को दरबार में क्यों तलब किया है। सिपाहियों ने दरवाजा खटखटाया तो तीनों बहनें हैरान और परेशान बाहर आए। उनकी आंखों में खौफ और दिल में सवालात थे। सबसे बड़ी बहन ने थरथराती आवाज में पूछा, क्या हमसे कोई गलती हो गई है? सिपाही ने नर्म लहजे में कहा, नहीं, बादशाह सलामत ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, फिक्र न करो। तीनों बहनें सुर झुकाए दरबार की जानिब रवाना हुई। उनके कदमों में लर्जिश थी, मगर दिल में एक अनजानी उम्मीद भी जाग रही थी। जैसे ही वो शाही दरबार के करीब पहुंचे, उनकी सांसें तेज होने लगीं। बड़े बड़े सितूनों वाले दरबार में कदम रखते ही उन्होंने अपनी नजरें झुका ली। बादशाह तख्त पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर एक प्रासरार सुकून था, जैसे वो किसी दिलचस्प कहानी का अंजाम देखने वाला हो। बादशाह ने नर्म लहजे में कहा, डरने की जरूरत नहीं, जो कल रात तुमने ख्वाब देखे वो सुनाओ।
बड़ी बहन का चेहरा सफेद पड़ गया। जहां पना, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं बस तुम्हारी ख्वाहिशात सुनना चाहता हूं। बताओ, तुमने क्या कहा था? बड़ी बहन ने लर्जती आवाज में कहा, हुजूर, मैंने कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं किसी नान बाई से शादी कर लूं ताकि रोटी की फिक्र ना हो। दरमियानी बहन ने आहिस्ता से कहा, और मैंने कहा था कि बादशाह के बावर्ची से शादी कर लूं ताकि अमदा खाने मिले। छोटी बहन, जो सबसे ज्यादा डरी हुई थी, हिम्मत करके बोली, और मैंने कहा था कि मैं बादशाह से ब्याह कर लूं ताकि सारा मुल्क मुझे मुल्का कहे। बादशाह ने गौर से उनकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराकर अपने वजीर की तरफ देखा। फिर उसने बुलंद आवाज में ऐलान किया, आज से तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। बादशाह ने उसी वक्त हुक्म दिया कि बड़ी बहन की शादी शाही नान बाई से कर दी जाए ताकि उसकी रोटी की ख्वाहिश पूरी हो। दरमियानी बहन को शाही बावर्ची से ब्याह दिया गया ताकि वो हर रोज अमदा खाने खा सके। फिर बादशाह ने सबसे छोटी बहन की तरफ देखा और अपनी ताज पोशी की अंगूठी उतारते हुए कहा, और तुम आज से मेरी मुल्का हो। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई, तुम्हें मलका का दर्जा दिया जाता है। छोटी बहन के चेहरे पर हैरानी, खुशी और आंसुओं का मिला जला मंजर था। उसकी आंखों में ख्वाबों की चमक और दिल में एक नए सफर की उम्मीद थी। दरबार के सिपाही और वजीर हैरान रह गए कि यह कैसा इंसाफ है, लेकिन बादशाह के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। इसी दिन बड़ी बहन और दरमियानी बहन की शादी धूमधाम से कर दी गई और छोटी बहन बादशाह की मुल्का बन गई। लेकिन ये खुशियों के दिन ज्यादा देर कायम न रह सके, क्योंकि बड़ी और दरमियानी बहनों के दिलों में हसद की आग जलने लगी। वो सोचने लगी कि आखिर हमारी छोटी बहन इतनी खुश नसीब कैसे हो गई, वो मलका कैसे बन गई। उनके दिलों में एक साजिश जन्म ले रही थी, एक ऐसी साजिश जो आने वाले दिनों में बादशाह के महल में तूफान बर्पा करने वाली थी। वक्त गुजरता गया और छोटी बहन, जो अब मलका बन चुकी थी, अपनी नई जिंदगी में खुश थी। बादशाह उससे बेहद मोहब्बत करता था और दरबार में उसकी इज्जत बढ़ती जा रही थी। महल में हर तरफ उसकी नरमी, हुस्न और दानिशमंदी की तारीफें होने लगे। लेकिन दूसरी तरफ बड़ी और दरमियानी बहनों के दिलों में हसद की आग भड़कती जा रही थी। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी। हम सब ने एक ही वक्त पर ख्वाब देखा था, लेकिन किस्मत की देवी सिर्फ इसी पर मेहरबान क्यों हुई? बड़ी बहन ने जहर भरे लहजे में कहा। दरमियानी बहन ने उसकी बात की तायीद की। ये इंसाफ नहीं, हमने भी कुछ कम नहीं चाहा था, लेकिन वो महल की मुल्का बन गई और हम सिर्फ बावर्ची खाने तक महदूद रह गए। दोनों बहनें दिन रात साजिशें करने लगे। वो मलका के खिलाफ कोई ऐसा जाल बिछाना चाहती थी जिससे वो बादशाह की नजरों में गिर जाए और महल से निकाल दी जाए। चंद माह बाद खुशखबरी की गूंज महल में फैल गई। मलका उम्मीद से थी। बादशाह की खुशी का कोई ठिकाना न था। पूरे दरबार में जश्न मनाया गया, लेकिन बड़ी और दरमियानी बहनों के लिए यह जख्म पर नमक छिड़कने के बराबर था। उनके दिलों में जलती हसद की आग और भड़क उठी। एक रात जब पूरा महल नींद में डूबा हुआ था, बड़ी बहन ने सरगोशी में कहा, यह हमारा आखिरी मौका है, हमें उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना होगा। दरमियानी बहन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें ऐसा करना होगा कि किसी को हम पर शक ना हो। उन्होंने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। जैसे ही मुल्का के यहां बच्चे की पैदाइश हुई, उन्होंने नर्स के जरिए बच्चे को चरा लिया और उसे दरिया में बहा दिया और मलका के पास एक मुर्दा बलि रख दी। फिर उन्होंने बादशाह तक ये झूठी खबर पहुंचाई कि मलका ने इंसान के बजाय कोई अजीब मखलूक को जन्म दिया है जो किसी भी बादशाहत के लिए बदुश्गोनी है। जब बादशाह को यह खबर दी गई तो उसके चेहरे पर हैरानी और दुख छा गया। वो अपनी मुल्का से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन दरबार के वजीरों और बहनों के बार बार के कहने पर वो उलझन में पड़ गया। ये मुमकिन नहीं, बादशाह ने गुस्से में कहा। बड़ी बहन ने रोते हुए कहा, जहां पुनः हम झूठ नहीं कह रहे, महल के लोग भी गवाह हैं कि हमने खुद ये सब देखा है। ये कोई आम औरत नहीं, जरूर उस पर कोई आसीब का साया है। दरबार में मौजूद वज़रा ने भी सर हिलाना शुरू कर दिया। बादशाह को मजबूर होकर फैसला करना पड़ा। मलका को शाही कैद खाने में डाल दिया गया।
बेचारी मलका कुछ कह न सकी। वो चीख कर कहना चाहती थी कि ये झूठ है, लेकिन उसकी बहनों की चाल कामयाब हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरिया के बहाव के साथ नन्हा शहजादा एक नामालूम मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक बूढ़ा माहीगीर जो दरिया के किनारे जाल डाले बैठा था, अचानक पानी में बहुत ही एक छोटी सी टोकरी पर नजर पड़ी। हैरत और तजस्सुस के साथ उसने टोकरी खींची और देखा कि उसके अंदर एक खूबसूरत नन्हा सा बच्चा लेटा था, जिसके हाथ में एक शाही कड़ा था। बूढ़े माहीगीर के चेहरे पर हैरानी फैल गई, लेकिन वो जानता था कि ये कोई आम बच्चा नहीं। उसने अपने दिल में फैसला किया कि वो इस मासूम को अपना बेटा बनाएगा और उसे किसी खतरे से दूर रखेगा। साल गुजरते गए और बच्चा जवान हो गया। माहीगीर ने उसे शिकार, तीरंदाजी और तलवारबाजी सिखाई। जवान शहजादा न सिर्फ ताकतूर था, बल्कि बेहद नेक दिल भी। लेकिन उसके अंदर हमेशा एक अजीब सा खला रहता था, जैसे वो किसी और दुनिया का हिस्सा हो, लेकिन उसे अपनी हकीकत मालूम ना हो। एक दिन वो माहीगीर के साथ बाजार गया। वहां एक शाही काफला गुजरते देखा, जिसमें बादशाह के सिपाही और दरबारी मौजूद थे। अचानक उसकी नजर बादशाह के झंडे पर पड़ी, जिस पर एक मखसूस निशान बना था, वही निशान जो उसके हाथ में मौजूद कड़े पर भी था। यह निशान, शहजादे ने हैरत से जेरे लब कहा। बूढ़े माहीगीर ने उसकी परेशानी महसूस की। बेटा, वक्त आ गया है कि तुम्हें सच बता दूं। फिर माहीगीर ने पूरी कहानी सुना दी कि वो दरिया से कैसे मिला, उसके हाथ में शाही कड़ा कैसे आया, और ये कि वो शायद किसी बड़ी सल्तनत का वारिस है। शहजादा हैरत में डूब गया। तो क्या मेरा ताल्लुक महल से है? क्या मेरी मां अभी जिंदा है? बूढ़े माहीगीर ने सर झुका लिया। मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें महल जाना होगा, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं। शहजादे ने अज़्म के साथ तलवार थामी। चाहे कुछ भी हो, मैं सच का पता जरूर लगाऊंगा। उधर महल में मलका अब भी शाही कैद में थी, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक बाकी थी। वो हर रात दुआएं करती थी कि कहीं ना कहीं उसका बेटा जिंदा हो और एक दिन आकर उसकी बेगुनाही साबित करे। लेकिन बड़ी और दरमियानी बहनें अब भी अपनी साजिशों में मसरूफ थीं। वो नहीं चाहती थीं कि मुल्का कभी आजाद हो, क्योंकि अगर वो आजाद हुई तो उनके तमाम झूठ बेनकाब हो सकते थे। होजादा, जो अब एक बहादुर नौजवान बन चुका था, सच्चाई की तलाश में अपने सफर पर रवाना हुआ। बूढ़े माहीगीर ने उसे अपनी बरकतें दी और एक घोड़ा, एक खिंजर और कुछ ज़्यादा राह देकर रुखसत किया। रात की तारीकी में जब वो महल के करीब पहुंचा तो रास्ते में एक सुनसान जंगल पड़ा। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक घने दरख्तों के पीछे से कुछ साए हरकत में आए। रख जाओ, आगे एक कदम भी बढ़ाया तो जान से जाओगे, एक करख्त आवाज गूंजी। ये डाकू थे, ऐसे लोग जो महल के करीबी जंगलात में छिपकर मुसाफिरों को लौटते थे। शहजादे ने तलवार नियाम से निकाली और मजबूत लहजे में कहा, मुझे जाने दो, मैं किसी झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन डाकुओं के सरदार ने कहकहा लगाया, हा हा, ऐसे नाजुक शहजादे हमारे हाथ कम ही लगते हैं। चलो उसकी तलवार और घोड़ा ले लो। लेकिन वो नहीं जानते थे कि जिसे वो कमजोर समझ रहे हैं, वो दरहकीकत एक जंगजू था। जैसे ही एक डाकू ने आगे बढ़कर उस पर हमला किया, शहजादे ने बिजली की सी तेजी से अपनी तलवार घुमाई। लम्हों में ही दो डाकू जमीन पर गिर चुके थे। बाकी डाकू पीछे हट गए, हैरत और खौफ से एक दूसरे को देखने लगे। डाकुओं का सरदार गुस्से में बोला, ये तो आम शिकारी नहीं लगता। शहजादे ने अपनी तलवार सीधी रखी और धमकी दी, जो मेरे रास्ते में आया वो नहीं बचेगा। ये सुनते ही बाकी डाकू अपने सरदार को देखने लगे और फिर वो सब जंगल में भाग गए। सरदार भी पीछे मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन शहजादे को यह एहसास हो चुका था कि महल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। उसके दुश्मन हर तरफ थे। उधर महल में हलचल मची हुई थी। बादशाह सख्त बीमार हो चुका था और वजीर आजम दरबारियों के साथ मशूरे में मसरूफ था कि अगर बादशाह को कुछ हो गया तो कौन तख्त पर बैठेगा। बड़ी शहजादी,
जो हमेशा साजिशों में आगे रहती थी, मुस्कुरा रही थी। बादशाह की तबीयत दिन बदन बिगड़ रही है। उसने अपनी बहन से सरगोशी में कहा, और मलका पहले ही कैद में है। अगर बादशाह हमें वारिस नामजद कर दे तो तख्त हमारा होगा। दरमियानी बहन ने उस बात में सर हिलाया, लेकिन अगर किसी ने मुल्का की बेगुनाही साबित कर दी तो? बड़ी बहन ने आंखें तंग कर ली। ऐसा कभी नहीं होगा, और अगर हमारा छोटा भांजा अभी तक जिंदा हुआ तो हम उसे भी खत्म कर देंगे। रात के आखिरी पहर में शहजादा आखिरकार महल के दरवाजे के करीब पहुंच चुका था। लंबे सफर और डाकुओं से लड़ाई के बाद वो थिकन से चूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महल के गर्द पहरा सख्त था। बड़ी बहन की साजिशों के 22 पहरेदारों को हुक्म था कि अगर कोई अजनबी नजर आए तो फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। शहजादे को समझ नहीं आ रही थी कि वो अंदर कैसे जाए, लेकिन फिर अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, यहां आओ जल्दी। शहजादा फौरन चौकस हो गया और देखा कि महल की पुरानी दीवार के पीछे से एक साया हाथ हिला रहा था। कौन हो तुम? शहजादे ने सरगोशी की। साया करीब आया और चांदनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ। ये कोई और नहीं बल्कि शाही महल का एक पुराना मुलाजिम था, हारिस, जो कभी शहजादे के वालिद का काबिल एतमाद खादिम था। शहजादे, मैंने तुम्हें पहचान लिया था, हारिस ने आहिस्ता से कहा। तुम्हारी मां बेकसूर है और तुम्हारी खाल एक खौफनाक साजिश कर रही है। अगर तुम्हारा आना किसी को मालूम हो गया तो तुम्हें मार दिया जाएगा। शहजादे ने गहरी सांस ली। मुझे अंदर जाना होगा, मां को बचाना होगा। तुम मदद कर सकते हो। हारिस ने इर्द गिर्द देखा और सिर हिलाया। हां, लेकिन यह खतरनाक होगा। महल के खफिया रास्ते अब भी मौजूद हैं, मगर उन्हें जानने वाले बहुत कम बच्चे हैं। तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। उधर महल के अंदर बड़ी बहन तख्त पर कब्जा करने के लिए आखिरी वार करने के करीब थी। बादशाह की तबीयत नाजुक थी और दरबारी खौफजदा थे। वजीर आजम ने खबर दी कि बादशाह किसी से बात करना चाहते हैं। बड़ी बहन मुस्कुराई। शायद वो मुझे वारिस बनाने का ऐलान करने वाले हैं। लेकिन जब वो बादशाह के कमरे में पहुंची तो बूढ़ा बादशाह बहुत कमजोर था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरी बीवी को आजाद करो। यह सुनकर बड़ी बहन का चेहरा जर्द पड़ गया। यह नहीं हो सकता। लेकिन महल के नीचे शहजादा पहले ही खफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो चुका था। हारिस की रहनुमाई में शहजादा एक तारीक सरंग के जरिए महल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो चुका था। यह सरंग बरसों से बंद थी, लेकिन हारिस जानता था कि यह कहां जाकर खुलती है। महल के पुराने कैद खाने में, जहां मलका को कैद रखा गया था। यहां से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा शहजादे। हारिस ने सरगोशी की। अगर मुझे पहचान लिया गया तो हम दोनों मारे जाएंगे। शहजादा सर हिलाकर आगे बढ़ा। वो अंधेरे में दीवार के साथ साथ चलता रहा जब तक कि उसे लोहे के सुलाखों की आवाज सुनाई न। कौन है? एक नहीफ सी आवाज उभरी। ये मुल्का थी। मां, मैं आपको बचाने आया हूं। शहजादा बेताबी से बोला और कफल खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसी लम्हे, रुक जाओ। चंद पहरेदारों ने शहजादे को घेर लिया था। बड़ी बहन को शायद पहले ही किसी ने खबर दे दी थी कि कोई महल में दाखिल हो चुका है। महल के दरबार में बड़ी बहन एक दरबारी की इत्तला सुनते ही तेजी से बादशाह के कमरे में दाखिल हुई। वो गुस्से से चलाई। ये कैसे मुमकिन है? वो लड़का मर चुका था। वजीर आजम ने चौंक कर बड़ी बहन को देखा। कौन सा लड़का? लेकिन बड़ी बहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो फौरन सुनभली और कहा, कुछ नहीं, मैं बस दरबार की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद हूं। मगर इस वक्त बादशाह ने कमजोर आवाज में कहा, मेरा बेटा, वो जिंदा है। बड़ी बहन का चेहरा सफेद पड़ गया। कैद खाने में शहजादा लड़ते हुए पहरेदारों से आजाद हो चुका था। हारिस ने आखिरी वक्त पर आकर मदद की थी, मगर अब वक्त बहुत कम था। अगर वो दरबार में ना पहुंचा तो बड़ी बहन सबको काबू में कर लेगी। वो सीधा दरबार की तरफ भागा। शहजादा महल के तवील राहदारियों में दौड़ता हुआ दरबार की तरफ बढ़ा। वक्त कम था। अगर वो देर करता तो बड़ी बहन अपना खेल जीत जाती। दरबार के दरवाजे पर पहरेदारों ने शहजादे को रोकने की कोशिश की, मगर हारिस और उसके साथियों ने उन्हें काबू में ले लिया। शहजादा दरवाजे को धकेलता हुआ अंदर दाखिल हुआ और दरबार में सन्नाटा छा गया। ये
ये कैसे मुमकिन है? बड़ी बहन के चेहरे का रंग उड़ चुका था। शहजादे ने मजबूत आवाज में कहा, मैं जिंदा हूं और मैं ही उस सल्तनत का हकीकी वारिस हूं। वजीर आजम और दीगर दरबारी हैरानी से देखने लगे। बादशाह, जो कमजोरी के आलम में तख्त पर बैठा था, शहजादे को देखकर आंखों में आंसू ले आया। बेटा, तुम वाकई जिंदा हो। बादशाह की आवाज कांप रही थी। शहजादा तख्त के करीब आया और बोला, हां अबा हुजूर, मुझे मेरी अपनी खाला ने कत्ल करवाने की कोशिश की, मगर मैं बच गया। सुनाटे में बदलते दरबार में धमाका खीज सच्चाई बड़ी बहन ने खुद को काबू में रखते हुए कहा, यह सब झूठ है, यह एक साजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इसी वक्त दरवाजे से मलका दाखिल हुई, जिन्हें हारिस ने आजाद करा दिया था। बड़ी बहन झूठ बोल रही है, मलका की आवाज गूंजी। यही वो थी जिसने शहजादे को मरवाकर खुद तख्त हासिल करने की कोशिश की। दरबारी छे मेगोइयां करने लगे। वजीर आजम ने गहरी सांस ली और बोला, यह संगीन इल्जामात हैं बहन, अगर आप बेगुनाह हैं तो किस्म खाकर कहिए। बड़ी बहन पीछे हटने लगी। उसका चेहरा गुस्से और खौफ से सर्क हो चुका था। सब कुछ खत्म हो चुका है बहन। शहजादे ने कदम बढ़ाया, तुम्हारा खेल बेनकाब हो चुका है। बड़ी बहन को एहसास हो चुका था कि उसकी शिकस्त यकीनी है। गुस्से में उसने एक खंजर निकाला और बादशाह की तरफ बढ़ने लगी, मगर शहजादे ने फौरन आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। पहरेदारों ने बड़ी बहन को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने नकाहत से सिर उठाया और बोला, मेरे बेटे की बहादुरी ने उसे सच्चा वारिस साबित कर दिया है। आज के बाद वही उस सल्तनत का हुक्मरान होगा। दरबार खुशी से गूंज उठा। शहजादा तख्त पर बैठा। मलका की आंखों में फख्र था और हारिस मुस्कुरा रहा था। सल्तनत में अंधेरे का दौर खत्म हो चुका था।